हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और सभी की प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी आरआरबी एग्जाम्स के लिए। और अभी तो एक बूस्ट मिल गया है सभी को, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन जो है रिलीज हो चुका है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आरआरबीज में अप्लाई नहीं कर पाए थे, या फिर जिनको आरआरबीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, उनको होता है कि हमें आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ ही बनना है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज इस साल देखने को मिली है, और बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है अपनी वैकेंसीज को लेके। तो अभी जो है वैकेंसीज फाइनल रिजल्ट तक और भी बढ़ेंगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है शेयर करूंगी नोटिफिकेशन के। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार फॉर्म को भरेंगे, उनको बहुत से डाउट्स रहते हैं कि क्या क्या हमें नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या फिल करना है हमें फॉर्म में। और बहुत से डाउट्स जो है रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। तो इन सभी बैंक्स ने अपनी रिपोर्ट नहीं की है अभी वैकेंसी। बहुत से ऐसे बैंक हैं जो अभी रिपोर्ट करेंगे। सो फाइनल रिजल्ट आने तक जो है वैकेंसीज अपडेट हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस साल देखने को मिल रही हैं, और अभी और भी बढ़ेंगी। तो ये पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं। इसके बाद आती हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 तारीख से। और 22 तारीख तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो है रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो क्लोज कर दी जाएगी। उसके बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ये भी आप विद इन दीज डेट्स जो है आपको पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आता है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो कि शेड्यूल है आपकी सितंबर और अक्टूबर में। और प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर होती है तो वो भी सितंबर अक्टूबर में ही होगी, और उसके कॉल लेटर्स भी सितंबर अक्टूबर में ही आएंगे। सो बेसिकली जो है इसको छोड़िए, हम प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है हमारा, यानी कि बेसिकली हमारा प्री एग्जाम जो है वो अक्टूबर में होगा। अब बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि यार 15 अक्टूबर तक होगा, 20 अक्टूबर तक होगा। आपको वो चीज नहीं देखनी है। आप अपना एग्जाम मान के चलिए, अक्टूबर मीन्स 1 अक्टूबर को होगा आपका एग्जाम, और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन हम लोगों को स्टार्ट करनी है। तो अक्टूबर में हमारा एग्जामिनेशन है प्री का। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में, और नवंबर में ही हमारा मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो काफी टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत ही कम टाइम है, 2-3 महीने हैं। उसके बीच में आरआरबी के एग्जाम्स भी हैं, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी है, और क्या पता एसबीआई पीओ भी आ जाए। एसबीआई क्लर्क भी बोला जा रहा है कि वो भी आएगा। तो बिल्कुल अब हमारे पास टाइम नहीं है। एग्जाम्स जो है सारे लाइंड अप है, सिलेबस सेम है। तो अपनी तैयारी करते चलिए। बस क्वेश्चंस का लेवल जो है हर एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा चेंज होता रहेगा। पीओ का एग्जाम है आईबीपीएस पीओ, जो कि टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। लेकिन हमारे जैसे बच्चे ही हैं जो क्लियर करते हैं एग्जाम को, और आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ हमारे जैसे बच्चे ही बनते हैं। तो इस चीज की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी हमें अच्छे से अच्छी करनी है, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं, ताकि एग्जाम में हमें एक प्रॉपर वही लेवल मिले, और उसी लेवल की तैयारी हमें करनी है। तो मेंस एग्जाम जो है वो नवंबर में है। उसके बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा मेंस का दिसंबर में, और इंटरव्यू हो जाएंगे जनवरी और फरवरी के बीच में, और जो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा वो आएगा अप्रैल को। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो अप्रैल में जो है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ दोनों का रिजल्ट अप्रैल में आता है, 1 अप्रैल को। बहुत से बच्चे जो है एक फनी कमेंट करते हैं कि अप्रैल फूल बनाता है हमें आईबीपीएस। तो बेटा अप्रैल फूल नहीं बनाता है वो, आपकी जिंदगी बनती है उस दिन। हाँ, बहुत से बच्चों के लिए वो दिन दुख भरा भी होता है, लेकिन इट्स अ क्या बोल सकते हैं, अभी आपकी प्रिपरेशन में कमी रहती है, इसीलिए ऐसा कुछ होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिनका हमें ध्यान रखना है, और अपना फॉर्म फिलिंग हमें इसी डेट के अकॉर्डिंग करना है, और अपनी तैयारी भी इसी डेट के हिसाब से हमें स्टार्ट कर देनी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी 2-4 दिन रुक जाइए, अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना फॉर्म फिल करने में, फिर गलती हो जाती है, फिर बाद में आप कमेंट्स करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे कि मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, अब कैसे सॉल्व किया जाए। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे 2-2 बार उनको फिल करना पड़ता है, फालतू में वेस्टेज ऑफ मनी भी होता है। तो अभी 2-4 दिन रुक जाइए, लेकिन साथ में ये भी कहूंगी कि 2-4 दिन के बाद फिल भी कर देना भाई पेपर। क्योंकि क्या होता है ना, एक माइंडसेट होता है, जब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर देते ना, तब तक अंदर से एक बूस्ट नहीं आता है कि आप तैयारी शुरू करनी है। हालांकि डेट्स हमको ऑलरेडी पता है कि अक्टूबर में हमारा एग्जाम है, लेकिन अगर हम फॉर्म फिल करेंगे ना,
फॉर्म फिल करके रख देंगे, तो एक तो टेंशन खत्म हो जाएगी, फॉर्म फिल करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फिर लास्ट डेट निकल जाती है, उनको ध्यान भी नहीं रहता है। ठीक है? एक तो टेंशन खत्म हो जाएगी, फॉर्म फिल कर दिया, और दूसरा एक प्रॉपर आपको ये हो जाएगा कि हाँ यार, मैंने फॉर्म फिल किया, मुझे पढ़ना है। तो एक ये माइंडसेट होता है, तो मैं ये कहूँगी 2-4 दिन में जो है फॉर्म फिल कर ही देना, ज़्यादा लेट भी मत करना। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे जो है मेन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना, सिर्फ़ वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो सीधा हम आते हैं एज क्राइटेरिया क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स। तो आप जो है 20 से 30 साल के बीच में अगर आप लाई करते हैं, और अगर आप 20 साल से 1 भी दिन कम है या 30 साल से 1 भी दिन ज़्यादा है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आईबीपीएस ने जो है यहाँ पे एक प्रॉपर जो है डेट भी दे रखी है स्पेसिफिक, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में लाई करती है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूसिव है, यानी अगर आपका बर्थडे इस डेट को आता है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इस डेट को आता है तो भी कर सकते हैं। लेकिन इस डेट से 1 भी दिन कम हुआ या इस डेट से 1 भी दिन ज़्यादा हुआ, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है? तो बार-बार कहीं-कहीं जाके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कमेंट्स कर के कि यार मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो प्रॉपर यहाँ पे डेट दे रखी है, अपना बर्थ ईयर, अपना बर्थ मंथ और डेट तो सबको पता ही होती है, तो जस्ट चेक इट आउट, और यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो ये कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है? अब बारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि एज ऑन 22/8/2022, यानी जिस दिन रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहे हैं, उस दिन तक जो है आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ कि 22/8/2022 तक जो है आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। चाहे आपके पास मार्कशीट वगैरह हो, आपकी जो है डिग्री वगैरह हो या ना हो, वो बात की बात है। लेकिन आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि मैं पास हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मेरा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है? तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई मार्क्स का जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है कि 60% होना चाहिए या 50% होना चाहिए, कुछ नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है? और ये डेट मैंने आपको बता दी है, इस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है कि अगर आपके 59.9% है, तो आप ये इसको आप 60% नहीं मान सकते, ठीक है? अप्रॉक्स नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर 54.99% है, तो आपको सिर्फ ये ही मेंशन करना पड़ेगा। आप इसको अप्रॉक्स नहीं ले सकते, 55% नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो ये जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए आईबीपीएस पीओ के लिए। अब बारी आती है अ, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए रहेगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पे दिया गया कि कोविड-19 की वजह से पिछले साल से हो नहीं रही है, पिछले कुछ सालों से प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, और अगर होती है तो वो इन सेंटर्स पे होगी, तो ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बारी आती है मेन जो चीज़ है हमारी एग्जामिनेशन पैटर्न। तो मेन जो है वो है एग्जामिनेशन पैटर्न। एट लास्ट हमें क्लियर तो एग्जाम करना है ना, तो क्या है प्री एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है हम देख लेते हैं। प्री एग्जाम में हमारे पास 3 सेक्शन आएँगे, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, और जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क में होता है, वैसे ही 20-20 मिनट्स जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। और लैंग्वेज हमें पता ही है, इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगा, और रीजनिंग और मैथ जो है आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद जो है इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आएँगे 30 मार्क्स के, मैथ्स में आएँगे 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और ओवरऑल जो है हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? तो ये होगा हमारा प्री का पैटर्न। ठीक है? इसके बाद जो है क्या होगा, इसके बाद आएगा हमारा मेंस एग्जामिनेशन, जो कि मेन टास्क है हमारे लिए। ठीक है? कहा जाता है कि सबसे टफ एग्जाम होता है, और कैसे मार्क्स इसमें हम स्कोर करते हैं, आप जो है स्टूडेंट से जो स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट शेयर करते हैं, आप उनके देखिएगा कितने मार्क्स। जैसे कि यहाँ रीजनिंग है, रीजनिंग में बोला जाता है कि 15-20 नंबर भी अगर आप लेते हो ना, तो आप बहुत हाई मतलब कट ऑफ आप स्कोर करते हो, और काफी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, 15, 10, 12 नंबर भी इसमें। तो मतलब इतना टफ पेपर आता है। और क्या पैटर्न रहता है तो हम देख लेते हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है, 45 क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर हमारे पास, और 60 मार्क्स का ये रीजनिंग का सेक्शन रहता है। ठीक है? और 60 मिनट्स, यहाँ पे भी हमें सेक्शनल टाइमिंग्स ही अलॉट की जाती हैं। 60 मिनट्स रहेंगे हमारे पास रीजनिंग को करने के लिए,
और 60 मार्क्स का होगा और 45 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। जर्नल बैंकिंग अवेयरनेस जो है यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के। इसके लिए हमें मिलेंगे 35 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश के यहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के, और यहाँ पे हमें 40 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश सेक्शन को करने के लिए। उसके बाद डीआई, डीआई के लिए भी हमारे पास 35 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के, और इसमें जो है 45 मिनट्स मिलेंगे हमें डीआई सेक्शन को करने के लिए। तो ओवरऑल जो है 155 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स जो है मैक्सिमम इसमें दिखाए गए हैं, यानी 155 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, और ओवरऑल जो है 3 घंटे का पेपर हमारा मेंस का होने वाला है। ठीक है। जब आपका ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चंस जो है ये सॉरी एग्जाम जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा ये इंग्लिश लैंग्वेज का रिटन एग्जाम। इसमें आपके पास लेटर राइटिंग और ऐसे होता है। 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं ईच, और जो है 30 मार्क्स के 30 मिनट्स जो है इसमें हमें दिए जाते हैं। सॉरी 2 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। ठीक है। तो 30 मिनट्स जो है हमें ये रिटन एग्जामिनेशन को करने के लिए मिलते हैं। तो ये होता है मेंस का पैटर्न, और मेंस के मॉक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार 3.5 घंटे की सिटिंग रखना मुश्किल होता है, और मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन करने में तो बहुत ज्यादा जो है दिमाग पे जोर भी आपको डालना पड़ता है। तो वैसे ही एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमें प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए है वो ये है कि जब हम प्री एग्जाम देने जाएंगे तो हमें क्या क्या लेके जाना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि आपके पास जो है आपका कॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि जब वहाँ आप एग्जाम देने जाएंगे प्री का, तो वहाँ पे जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको वो सेम कॉल लेटर देंगे स्टैम्प करके। ठीक है। तो वो आपको जो है संभाल के वापस रखना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री में, तो आपको सेम वो कॉल लेटर जो कि स्टैम्प करके देंगे वो आपको वो ही सेम लेके जाना होगा मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके अंदर आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम होनी चाहिए, जो कि आप कॉल लेटर में यानी फॉर्म फिल करते टाइम जो है मेंशन करेंगे। ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 मार्क्स की होती है, यानी आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क प्लस 0.25 मार्क, यानी कि 1.25 मार्क्स जो आपका कट जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो हो जाता है कि यहाँ लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन इन द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। यानी प्री एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ एक सीढ़ी है आपके लिए मेंस एग्जामिनेशन तक जाने के लिए। असली खेल जो है वो मेंस के मार्क्स का होगा, तो उसी के लेवल की और उसी के हिसाब से हमें तैयारी करनी है कि हम मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है गेन कर पाए। ठीक है। क्योंकि उसी के थ्रू हम शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी उसी बेस पे बनेगी। ठीक है। तो मेंस के जो हमारा स्कोर रहेगा प्लस उसमें इंटरव्यू, तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है। अब इसके बाद जो है इंटरव्यू को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए हम बाद में अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि अभी हमारे लिए सिर्फ प्री और मेन जो है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, वो हम सीधा आते हैं कि किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज जो है रिपोर्ट की है। तो सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि जो ये बैंक्स हैं, इन्होंने कितनी वैकेंसीज जो है रिपोर्ट की है। तो ओवरऑल जो है 6432 वैकेंसीज हैं। ठीक है। इसमें से अभी जो है 5 बड़े ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज जो है अभी तक रिपोर्ट ही नहीं की हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। और जो कैनरा बैंक है, इसने सबसे ज्यादा वैकेंसीज अभी दी हैं 2500। ठीक है। अनरिजर्व के लिए है 1013। तो ये है बैंक्स का शेड्यूल कि इन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं, और अभी फाइनल जो रिजल्ट आएगा 1 अप्रैल को, उसके बीच में जो है बाकी बैंक्स भी अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर देंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो ये 6432 जो है ये अपने आप नंबर जो आप बढ़ के देखना कितनी टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी। अप्रोक्स जो है 8000 तक वैकेंसीज जो है इसमें बढ़ेंगी, क्योंकि ये बड़े बैंक्स हैं और इनमें वैकेंसी आना जो है बिल्कुल जायज है। ठीक है। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी सिटी देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है प्री का और मेंस का। आपके पास जो है फॉर्म फिल करते टाइम जो है चॉइस आ जाएगी। प्री एग्जामिनेशन के सेंटर्स ये हैं और मेंस के लिए ये हैं, जो भी मतलब आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि हमें एक प्री एग्जामिनेशन कहाँ देना है, मेंस कहाँ देना है।
इसके बाद जो है हमें गाइडलाइंस दे रखी है स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, फोटो इस साइज का होना चाहिए और जो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी वो ये होंगी। तो आई थिंक आपने पहले भी ये फॉर्म फिल किए होंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देख लेना, और अगर नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार इसको रीड कर लेना, कितने क्या पिक्सल होने चाहिए फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए, वो सब आपको ध्यान से देख के अपना फॉर्म फिल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है? ओके, तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट डिटेल्स। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी तैयारी को जो है बूस्ट कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी हमें अब करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि टफेस्ट एग्जाम जो है ये बोला जाता है, लेकिन हमें माइंड में इस चीज़ का प्रेशर नहीं बनाना है कि टफ एग्जाम है, कैसे होगा। बस उस लेवल की तैयारी करनी है। और कोई भी डाउट होता है और कोई भी आपको अगर लगता है कि कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।